नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेलो नवभारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज दोपहर तक किया जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होगी। इसी बीच सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए ब्रह्मा कुमारी के मंदिर में रखा जाएगा। इससे पहले सिद्धार्थ के शव को पोस्टमार्टम के बाद रात में मुंबई के कपूर अस्पताल में ही रखा गया था। इधर मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर आज आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। इससे पहले कपूर अस्पताल में ही सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा का बयान दर्ज किया है। हालांकि सिद्धार्थ के परिवार ने उनकी मौत पर किसी तरह की कोई भी आशंका नहीं जताई है। उनकी मां और बहन ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत में कोई साजिश नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। कई फिल्म हस्तियों ने सिद्धार्थ की मौत को लेकर ट्वीट किया है और दुख जताया है। बिग बॉस 13 में विनर बनने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान आज अपनी नई सरकार का गठन करने जा रहा है। खबर के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद आज तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बनाएगा। तालिबान सैन्य आयोग से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि इस सरकार में कौन कौन शामिल होगा और उसका क्या नाम होगा। वैसे कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। दूसरी तरफ तालिबान ने कई बार कहा है कि वो देश की हर जनजाति और बड़े कबीलों को सरकार में जगह देना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबानी व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट भी होगा जो सरकार के कामकाज को देखेंगे। अनुमान है कि ईरान के तर्ज पर एक सुप्रीम लीडर भी हो सकता है। इससे पहले 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। साथ ही अमेरिकी फोर्स भी अब अफगानिस्तान से बाहर निकल चुकी है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान नई सरकार के गठन में लगा है। ऐसे में तालिबान ने कहा है कि चीन उसका सबसे अहम सहयोगी है। तालिबान ने यह भी कहा है कि अभी जितने फंड की जरूरत होगी इसके लिए वो चीन पर निर्भर है। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान में कई तरह की तैयारियों में लगा है। ऐसे में उसे चीन की मदद की दरकार है। बदले में तालिबान ने चीन को भरोसा दिया है वो उइगर मुसलमानों के कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। साथ ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देगा। हालांकि इससे पहले तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाया था कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होगा। इससे पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा भी किया था। इस दौरान गनी बरादर ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। ऐसे में तालिबान के नए बयान से यह साफ हो गया है कि चीन और तालिबान के बीच कुछ बड़ी डील हुई है जो आने वाले दिनों में जमीन पर दिखेंगी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की खनिज संपदा है जिस पर पहले से ही चीन की नजर है। पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच आज कैप्टन सरकार ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इस सत्र के दौरान सभी विधायकों को हर हाल में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर पंजाब कांग्रेस विधायक दल के चीफ ने बाकायदा एक व्हिप जारी किया है। जानकारी के मुताबिक गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर यह विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि एक दिन के विधानसभा सत्र से पंजाब के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी तरफ सीएम कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसे लेकर हरीश रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद अभी भी चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार ने अच्छा काम किया है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए थे लेकिन उनकी मुलाकात न तो प्रियंका गांधी से हुई और न ही राहुल गांधी से। ऐसे में सिद्धू वापस पंजाब पहुंच गए हैं
और इन सारे हालातों के बाद हाल के दिनों में पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद पाकिस्तान में जो शोक सभा की गई, उसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है और पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। शोक सभा की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें शोक सभा में सैयद सलाउद्दीन पहली कतार में दिख रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाउद्दीन की गिलानी की शोक सभा में सरेआम मौजूदगी बताती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर कितना गंभीर है और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है। कश्मीर घाटी में तमाम ऑपरेशन को अंजाम देने वाला सलाउद्दीन भी गिलानी की मौत पर दुखी है। 26 जून 2017 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। बावजूद इसके वो पाकिस्तान में अय्याशी से जिंदगी गुजार रहा है। सैयद सलाउद्दीन कभी मुजफ्फराबाद के सेंटर प्रेस क्लब में पाकिस्तानी मीडिया से बात करता दिखता है, तो कभी आतंकवादी रियाज नाइकू की शोक सभा में, और अब गिलानी की शोक सभा में उसकी मौजूदगी बताती है कि पाकिस्तान को आतंक पर नकेल कसने के अपने दिखावटी दावे का पर्दाफाश होने की भी चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पर भी आतंकियों को लेकर पाकिस्तानी सोच पर बहस हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है। आरएसएस की यह बैठक नागपुर के हेडगेवर स्मृति भवन में होगी। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ की भूमिका और कोरोना की तीसरी लहर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ 36 सहयोगी संगठनों के मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ के केंद्रीय पदाधिकारी बाकी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही रिपोर्ट कार्ड को भी लेकर चर्चा की जाएगी। वैसे तो यह बैठक हर साल सितंबर में होती है, लेकिन कोरोना की परिस्थिति में पिछली बार छोटी बैठक हुई थी, इसलिए इस बार की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट मामले में राज्य की योगी सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 4 लोगों को रखा गया है। नई एसआईटी से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। एसआईटी टीम सुपरटेक बिल्डिंग के मामले में शामिल बिल्डर और अफसरों की भूमिका भी तय करेगी। बताया गया है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी काफी सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2017 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक को 2 महीने के भीतर सभी संबंधित फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के हिसाब से पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2014 को फैसला सुनाते हुए नोएडा में सुपरटेक के बने 2 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के साथ कोई भी नापाक हरकत करेगा तो इस पार भी और सीमा पार जाकर भी हम मार सकते हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है कि जो ठीक लगे वो करो। आतंकवाद का सफाया इस धरती से होना बहुत जरूरी है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में प्रदेश कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से आतंकी डरे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम आतंकवादियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आतंकवादियों को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आगे कहा कि उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को साफ संदेश दिया कि हम आतंकियों को अपने यहाँ तो मार ही सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सीमा पार जाकर भी ढेर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने पति पर जबरदस्ती गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक लव मैरिज करने के बाद आरोपी पति अपनी पत्नी पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा था और इसके लिए उसे कई तरह की यातनाएं देता था। इसी दौरान उसे जबरदस्ती गौमांस भी खिलाया गया। अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गई है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति के साथ साथ उसके पिता और भाई के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबर। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर गूगल ने बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। अब इंडियन यूजर्स गूगल सर्च और गूगल मैप से कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। गूगल ने कहा इस हफ्ते से वो हर केंद्र पर अपॉइंटमेंट स्लॉट की जानकारी देना शुरू कर देगा। गूगल यूजर्स को 8 भारतीय भाषाओं में सर्च की सुविधा होगी। गूगल सर्च और गूगल मैप पर कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी जैसे कि वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत बताई जाएगी। यूजर्स अपने सबसे पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। गूगल सर्च पर बस कोविड वैक्सीन नियर माई टाइप करना होगा। इसके बाद गूगल आपको उन अस्पतालों की लिस्ट दिखाएगा जिनके पास कोरोना वैक्सीन स्लॉट हैं। इसके बाद आप अपने पास के सेंटर को चुन सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा यूजर्स के पास हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और मराठी में सर्च की सुविधा होगी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक जरूरी संदेश जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर अपने ग्राहकों को आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। SBI ने ट्वीट किया, क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिलते हैं तो इन पर क्लिक करने से बचें। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। सतर्क रहें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। तो आपके पास भी फ्री गिफ्ट का लिंक आता है तो सावधान हो जाएं। LIC के IPO को लेकर काम की खबर आई है। LIC IPO को लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में आ गई है। सरकार ने IPO को लेकर लीगल एडवाइजर नियुक्त करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसकी बोली सौंपने की आखिरी तारीख 16 सितंबर तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPO से 80,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। LIC के IPO को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो वैल्यूएशन के बाद सरकार IPO पर आगे बढ़ेगी। सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया की टॉप 100 बीमा कंपनियों की फुल ब्रांड वैल्यू 6% गिरी। वहीं LIC की ब्रांड वैल्यू में 6.8% का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। इसी बीच योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर वन टाइम पासवर्ड आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द ही इसे करा लें, वरना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही OTP भेजने के पीछे का मकसद धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। बीते बुधवार से ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में जिन किसानों को MSP पर धान बेचना है, उन्हें आधार में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में धान की खरीदी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस साल 16 अगस्त से ही यूपी में धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, लेकिन जरूरी अपडेट के कारण इस काम में देरी हो गई। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन में अगले हफ्ते से लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के गेट खोले जा रहे हैं। श्रद्धालु अगले हफ्ते से इसमें शामिल हो सकेंगे। कोरोना के कारण लंबे समय से इस पर रोक थी, लेकिन अभी भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही इसमें एंट्री मिल सकेगी। हालांकि नंदी हॉल में एंट्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही जल्द ही अब सभी VIP को मंदिर में एंट्री के लिए 100 रुपए दान राशि जमा करानी होगी। कोरोना के कारण इस साल 5 महीने और 15 दिन से भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद थी, जो अब अगले हफ्ते खुल जाएगी। कोरोना फैलते ही 17 मार्च 2020 से महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसके अलावा सोमवार से निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी इस बार भी परिवर्तित मार्ग से ही निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आम जनता के इसमें शामिल होने पर रोक रहेगी। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अभी भी मुंबई के कूपर अस्पताल में ही अभी रखा गया है और आज सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। बिल्कुल, ओशी वारा वाले घर पर दिया जाएगा। उनके परिवार को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। फिर सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे मामले में आज मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान भी जारी कर सकती है। इससे पहले गुरुवार को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था, जिसके बाद से पूरा बॉलीवुड शोक में है। उनके दोस्त और साथी एक्टर लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं शहनाज, जो उनके सबसे करीबी दोस्त बताई जाती हैं। बताया जा रहा है कि वो विकसित अवस्था में है। शहनाज के भाई, शहनाज के पिता भी जाने वाले हैं शहनाज से मिलने के लिए। और एक फिट व्यक्ति 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन कैसे हो गया, उनको हार्ट अटैक कैसे आ गया, यही सुनकर और यही सोच कर लोग हैरत में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक फिट आदमी जो एक्सरसाइज करता था, जो फिट रहने के लिए जो पूरी कोशिश करता था, कसरत करता था, तो अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। साथ ही ये भी जानकारी यहाँ पर आ रही है कि उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा दर्शन के लिए। दोपहर में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 बजे परिवार को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। अभी कूपर अस्पताल में है सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। और मुंबई पुलिस अभी आधिकारिक बयान भी जारी करेगी। मुंबई पुलिस क्या कहती है उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन बीते 24 घंटों में क्या, आखिरी जो 24 घंटे रहे उसमें क्या क्या हुआ। बुधवार दोपहर को मीटिंग के लिए सिद्धार्थ निकले थे, जो उनके आखिरी 24 घंटे थे उसमें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद रात को वो घर आए 8:30 बजे, वो अपने घर पर पहुंचे और रात 10:30 बजे बिल्डिंग के कंपाउंड में जॉगिंग उन्होंने की थी। और वहीं सोने से पहले थोड़ा डिस्कम्फर्ट सिद्धार्थ शुक्ला को फील हुआ था और माँ ने जूस और पानी दिया था, आराम करने को कहा था। जब रात में अचानक से सिद्धार्थ डिस्कम्फर्ट में थे और 3 बजे की बात बताई जा रही है, जब सिद्धार्थ सो रहे थे तो उनके शरीर में कोई हलचल हुई ही नहीं। और सुबह 5 बजे सिद्धार्थ की मां ने सिद्धार्थ की बहनों को बुलाया, जो कि उसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि रहती है। सिद्धार्थ की बहनें आईं और उसके बाद कुछ देर तक तो वो भी वहीं पर रहे। उन्होंने देखा, फिर उसके बाद डॉक्टर को उन्होंने सूचित किया। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में डॉक्टर भी आ गए, उनके फैमिली डॉक्टर। फिर 9:25 पर उनको कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 10:30 बजे डॉक्टरों ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। और वही एक और बड़ी खबर आ रही है, आज तालिबान कर सकता है नई सरकार का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की, तालिबान नई सरकार का ऐलान कर सकता है। सरकार गठन में कौन, क्या मंत्री पद किससे क्या मिलता है, इसको लेकर कई समय से तालिबान में चर्चा लगातार की जा रही है। तो आज जुम्मे की नमाज के बाद सरकार का ऐलान हो सकता है। तालिबान चीफ अखुंदजादा को बनाया जा सकता है सुप्रीम लीडर। कैबिनेट का गठन बताया जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है। तालिबान लगातार बैठकें तो कर ही रहा था। अब ये बंदूकधारी और बंदूक के दम पर इन्होंने कब्जा किया और अब सरकार गठन की तैयारी। और जुम्मे की नमाज के बाद आज ये ऐलान हो सकता है कि सरकार में कौन कौन किस पद पर रहने वाला है तालिबान के। तो देखिए, अफगानिस्तान में नई सरकार की तैयारी पूरी जोर पर की जा रही है। नई सरकार का ऐलान आज किया जा सकता है क्योंकि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई है। सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारी इस पूरे मामले पर मिलती हुई नजर आ रही है। आज तालिबान सरकार अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाएगी।
तो अफगानिस्तान में नई सरकार की तैयारी, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है कि चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान चलाएगा। जी हां, मदद कौन करेगा? चीन। और तालिबान ने चीन को अपना सबसे अहम सहयोगी बताया है। हाल ही में मुल्ला बरादर ने चीन का दौरा भी किया था। वही चीनी विदेश मंत्री से मिला था मुल्ला बरादर। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आना, एक तरह से साफ तौर पर कहा जाए जो चीन का रुख अफगानिस्तान पर रहा है, जो चीन का रुख तालिबान पर रहा है, उससे यही उम्मीद थी कि चीन पूरे समर्थन में तालिबान के सामने आएगा। मुलाकात करना मुल्ला बरादर का चीनी विदेश मंत्री से, ये अपने आप में कई कड़े संदेश देने की कोशिश करता है। तो देखिए चीन तालिबान के जो रिश्ते हैं वो किस तरह गहराते जा रहे हैं और इतने गहरे हो चुके हैं कि पैसों के लिए चीन पर निर्भर है तालिबान। तालिबान को इस वक्त जरूरत है चीन की, चीन को जरूरत है तालिबान की, अफगानिस्तान की, क्योंकि ऐसी जगह है जहां से कई और मुल्कों तक अपनी पहुंच चीन आराम से बना सकता है और इसीलिए अफगानिस्तान सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन हमारा सबसे अहम सहयोगी है, तालिबान ये बात कह रहा है, और पैसों के लिए चीन पर तालिबान निर्भर है। अब मुल्ला अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इस बीच में उसने स्पष्ट कर ही दिया, पाकिस्तान पहले ये कह चुका है कि उसी के जितने भी तालिबानी लीडर्स हैं, इन सब पाकिस्तान में पले बढ़े, पढ़ाई यहीं पर की, तालीम यहीं पर ली, ट्रेनिंग यहीं पर ली। क्योंकि पाकिस्तान कुछ और सिखाता हो या ना सिखाता हो, लेकिन एक बात तो है कि वो आतंकवाद की ट्रेनिंग उस मामले में प्रोफेशनल है पाकिस्तान, और उससे बेहतरीन आतंक की ट्रेनिंग कोई और नहीं दे सकता। वो आतंकियों को पालता है, आतंकियों को बनाता है, हथियार कैसे चलाने, कैसे इंसान का कत्ल करे, नफरत जहन में भरना हो, तो इस काम में सबसे आगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही ट्रेनिंग लेकर तालिबानी अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर, खबरें लगातार जारी। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं बनारस की उस बेटी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों में रंग भर रही है। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आजकल एक डॉक्टर की चर्चा है। लोग उसे और उसके अभियान को सलाम कर रहे हैं। आखिर क्यों और क्या है वो अभियान, आइए जानते हैं। बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच। बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के इसी सपने को साकार कर रही है ये डॉक्टर। नाम है शिप्राधर श्रीवास्तव। डॉक्टर शिप्राधर और बनारस के अशोक नगर में मौजूद उनका छोटा सा अस्पताल समाज को बड़ा संदेश दे रहे हैं। बेटियों के पैदा होने पर इस अस्पताल में मातम नहीं बल्कि खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये सब कुछ संभव हुआ है अस्पताल की डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव की बदौलत। इस अस्पताल में बेटी पैदा होने पर फीस नहीं ली जाती। डॉक्टर शिप्राधर मुफ्त में इलाज करती हैं। बस हमें अपने बेटी और बेटों को समान संस्कार देना है, और किसी भी चीज़ में अगर बेटे आगे जा रहे हैं तो बेटियों को भी उनके बराबर में ही लाना है, क्योंकि वो सारे काम जो बेटे कर सकते हैं हमारी बेटियां भी कर सकती हैं, तो उनसे भी उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना एक बेटे की डिलीवरी में होती है। बेटी बचाओ का मिशन डॉक्टर शिप्राधर के लिए अब जुनून बन गया है। साल 2014 से शुरू हुआ उनका ये अभियान लगातार जारी है। 7 सालों के दौरान इस अस्पताल में 440 बेटियों की निशुल्क डिलीवरी हुई है। बेटियों के पैदा होने पर शिप्राधर खुद अपने हाथों से मिठाइयां बांटती हैं। बीएचयू से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली बेटी पर आज पूरा बनारस नाज करता है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शिप्राधर के मुरीद हैं। दरों दीवार पर लगी ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। आज हर माता पिता यही चाहते हैं कि बड़ी होकर उनकी बेटी भी शिप्राधर की तरह बने। मैम एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिनको देखकर लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं। जो बेटियों को लोग गर्भ में ही मार देते थे, अब ये सब देखकर ख़त्म अब हो चला है। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि खुद जो है डॉक्टर को इनसे मिलना चाहिए, इनसे इंस्पायर होकर और भी जगह ऐसी क्लिनिक खुलनी चाहिए।
शिप्राधर सिर्फ फ्री में डिलीवरी नहीं करवाती बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठा रही हैं। बेटियों की जिंदगी में ज्ञान का उजाला ला रही हैं। शिप्राधर का ये बड़ा अभियान इसलिए आसान हुआ क्योंकि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ। आर्थिक सहयोग तो हम लोग किसी से नहीं लेते क्योंकि अपना इनिशिएटिव है, लेकिन समाज से कम लोग जागरूक हो रहे हैं और कार्यों की प्रशंसा करते हैं। इवन प्रधानमंत्री जी भी प्रशंसा किए, मैडम को 2 बार सम्मानित भी किए, तो इससे मनोबल बढ़ता है लोगों का और एक संदेश जाता है कि सकारात्मक कार्य करेंगे, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे तो परिवर्तन जरूर होगा। बेशक शिप्राधर आज उन लोगों के लिए मिसाल है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। वो 7 सालों से बेटियों को लेकर समाज की सोच। तो देखा आपने समाज की सोच को कैसे ये नारी बदलती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मूक बधिरों के लिए समाचार।